नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। विशेष सत्र नहीं बुलाएगी मोदी सरकार, इसी हफ्ते लोकसभा में पेश हो सकता है एफसीआरए विधेयक। एफसीआरए पर शाह की बड़ी मीटिंग, महिला आरक्षण और परिसीमन विधेयक पर भी मंथन तेज। छात्रों पर कार्रवाई और चढ़ावा चोरी के विरोध में संसद परिसर में विपक्ष का आज भी विरोध प्रदर्शन। हंगामे के बीच राहुल गांधी से किरण रिजिजू ने की फोन पर बात, परिसीमन बिल पर मांगा समर्थन। कॉकरोच जनता पार्टी की बैठक का दूसरा दिन। बैठक के बाद अभिजीत दीपके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किया बड़ा ऐलान, सितंबर में सीजेपी शुरू करेगी क्या बोलती पब्लिक मूवमेंट। माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे की मौत, डिवाइडर से टकराई कार, जेल में बंद बड़े भाई से मिलने जा रहा था अबान, हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल रेप केस में दोषी करार, हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला पलटा, हाईकोर्ट ने 10 साल की सुनाई सजा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात संसद के मॉनसून सत्र को लेकर मोदी सरकार के एक्शन प्लान की। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं चल रही थी। सत्र की अवधि बढ़ने, परिसीमन विधेयक पर विशेष सत्र बुलाए जाने और सरकार के विधायी एजेंडे को लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। अब केंद्र सरकार ने इन तमाम चर्चाओं पर लगभग विराम लगा दिया है। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि फिलहाल मॉनसून सत्र को बढ़ाने या परिसीमन विधेयक के लिए अलग से विशेष सत्र बुलाने की कोई योजना नहीं है। हालांकि सत्र में एफसीआरए संशोधन विधेयक को लेकर सियासी घमासान जारी है। सरकार विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठनों पर सख्त निगरानी की तैयारी में है, वहीं विपक्ष से लेकर मोर्चा खोले हुए है। तमाम चर्चाओं के बीच में अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के संग अमित शाह की मुलाकात की भी खबरें सामने आ रही है। सर, क्या सरकार स्पेशल सेशन बुलाने के मूड में नहीं है और इसी सेशन को लेकर सरकार का एजेंडा क्या दिख रहा है? देखिए, एफसीआरए के ऊपर ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत ही सीरियस है। आज अमित शाह के साथ मुलाकात हुई क्रिश्चियन कम्युनिटी के कुछ बड़े लोगों से पार्लियामेंट के अंदर। चूंकि पूरी दुनिया में अमेरिका इस बात के लिए बड़ी चीख पुकार कर रहा है कि एफसीआरए कानून आएगा तो ये ईसाइयत के खिलाफ, क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ बहुत बड़ा एक हथियार सरकार तैयार कर रही है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ साफ कहा गया है कि इस तरह के कानून अमेरिका में भी मौजूद है, इस तरह के कानून दुनिया के तमाम डेमोक्रेसीज में ऑलरेडी मौजूद है कि जिसमें बाहर से आ रही फंडिंग के ऊपर कोई राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां करता है तो उसके ऊपर बैन है। आपको याद होगा, पाकिस्तान की लॉबिंग करने वाला बहुत सारे लोग उसके अंदर जो कश्मीर को लेकर के वहाँ सेमिनार वगैरह किया करते थे, वहाँ पे लॉबिंग किया करते थे, ये 5 नेटवर्क, उसमें जेल हुई। क्यों जेल हुई? क्योंकि आईएसआई का पैसा वहाँ पे पॉलिटिकल गतिविधि में शामिल था। तब तो अमेरिका को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हिंदुस्तान में आप जॉर्ज सोरोस के जरिए, फोर्ड फाउंडेशन के जरिए हिंदुस्तान में आप पैसे पंप करोगे और यहाँ की राजनीतिक और सामाजिक कार्य में दखलंदाजी करोगे तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। रही बात क्रिश्चियन मिशनरीज की या क्रिश्चियन कम्युनिटी की, उससे सरकार हिंदुस्तान में बातचीत करके उसे सॉल्व कर लेगी, लेकिन एफसीआरए कानून भारत के लिए जरूरी है और ये लागू होकर रहेगा। जी, तो सरकार अपना एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही है, पर विपक्षी अपनी घिनौनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। विपक्ष हर दिन संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रहा है। राम मंदिर चोरी, लाठीचार्ज पर अमित शाह के बयान न देने पर संसद में नारेबाजी और जोरदार प्रदर्शन आज भी किया गया। बारिश के बीच सांसद छाता लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। साथ ही संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने के लिए सरकार भी सीधे विपक्ष से बातचीत करने की कोशिश करती नजर आई। बताया जा रहा है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में फिर से बातचीत हुई है। मौजूदा मॉनसून सत्र के दौरान सरकार और राहुल गांधी के बीच ये तीसरी बातचीत थी। इससे पहले बुधवार को भी रिजिजू और राहुल गांधी के बीच में बातचीत हुई थी। रिजिजू ने राहुल गांधी से बात कर परिसीमन बिल पर समर्थन भी मांगा है। सर, क्या कुछ हुई है बातचीत में बात? देखिए, बातचीत का कोई फायदा नहीं होने वाला। आप दीवार से अपने सर को टकराओगे, अपने आप को घायल करोगे। यह विपक्ष संसद को चलने नहीं देना चाहता।
आप एक मुद्दे खत्म करोगे, दूसरा मुद्दा आ जाएगा। पहले सप्ताह, 1.5 सप्ताह तक किस बात के लिए संसद नहीं चलने दिया गया कि भाई इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा हो गया, बातचीत शुरू हो गई क्या? पार्लियामेंट चलना शुरू हो गया क्या? नहीं। विपक्ष वो इस रणनीति को बहुत अपने आप में बड़ा खुश है कि पार्लियामेंट को हम चलने नहीं दे रहे हैं, लेकिन सरकार को भी अब लक्ष्मण रेखा तो बनाना ही पड़ेगा। अगर इसी तरीके से पार्लियामेंट चलने नहीं देना है तो फिर संसद की आवश्यकता क्या है? क्यों पार्लियामेंट सेशन आप बुलाते हो जब रोज यही तमाशा होना है और सरकार भी जो है वो कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रही है, विपक्ष पार्लियामेंट के काम काज को करना नहीं चाहता, तो फिर बंद कर दो ये सारे सिस्टम। ये कब तक इस तरीके से हिंदुस्तान इस तरह के बेगैरत नेताओं के लिए अपने आप को उसको कह सकते हैं बदकिस्मत महसूस करता रहेगा? ये कुछ नहीं होने जा रहा। ये सारी समस्या 2 बिलों को लेकर के है। एक, इनके आकाओं के द्वारा कहा गया है कि किसी भी कीमत पे ये FCRA बिल पास नहीं होना चाहिए, उसलिए ये सारी जो कार्रवाई जो है वो विघ्न की जा रही है। और दूसरा, सरकार लगातार इस बात के लिए कह रही है कि हमें परिसीमन करना है, संख्या बढ़ानी है, महिलाओं के जो पार्टिसिपेशन है उसको 50% आगे और लेकर के जाना है। लेकिन क्या फायदा? विपक्ष मानेगा नहीं और सरकार इसी तरीके से बातचीत पे बातचीत करते रहेगी और 13 तारीख आ जाएगा, मामला खत्म हो जाएगा। जी, अब बात कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने 2 दिनों की गहन चर्चा के बाद घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस साल सितंबर में क्या बोलती पब्लिक नाम से एक राष्ट्रव्यापी कैंपेन शुरू करेगी। दीपके ने बताया कि वो 5 मुद्दों पर लड़ेंगे और पहला मुद्दा शिक्षा का होगा। अभिजीत दीपके ने कहा कि कई सारे लोगों के मन में अभी प्रश्न है कि कॉकरोच जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा क्या है। तो मैं उस पर यह कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी की वही विचारधारा है, वही आइडियोलॉजी है जो इस देश के संविधान की विचारधारा है। दीपके ने यह भी कहा कि पब्लिक की आवाज सुनने का समय आ चुका है अब, और अगर आप पब्लिक की आवाज नहीं सुनोगे तो पब्लिक ये सड़कों पर उतर जाएगी। सर, 2 दिनों की मीटिंग चली है CJP की, क्या कुछ हुआ है मीटिंग में? क्योंकि बता रहे हैं कि अब हम देशव्यापी प्रोटेस्ट करेंगे। भाई, देशव्यापी प्रोटेस्ट तो आपने पहले भी किया था, जूते चप्पल पिटाई खा करके वापस दिल्ली लौट के आए थे, है ना? कहीं कोई समर्थन मिला? अब तो और दूसरा सवाल है कि सितंबर तक तुम लोग बाहर रहोगे या जेल के अंदर रहोगे, क्योंकि जो आंदोलन हुआ है इसमें विदेशी फंडिंग, ISI और पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। नंबर 3, किसने आपको नेता बना दिया? आज तो उसके घर के बाहर गुजरात से कुछ लोग आकर के प्रोटेस्ट कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई आपस में तुम लोग कमरे में बैठ करके क्या फैसला कर रहे हो? जो लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए, जो लोग पार्टिसिपेट किया, जितने संख्या में भी जहां कहीं भी हुआ, उसका रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? आप 7-8 लोग जो है बैठ करके तय कर लोगे कि देश में क्या होगा नहीं होगा? भाई, किसने आपको चुना है? कौन हो तुम? दिक्कत क्या है कि ये जो विदेशी फंडिंग से मीडिया मैनेज हो रहा है, सोशल मीडिया मैनेज हो रहा है, खामखा इन लोगों को भाव दिया जा रहा है। सरकार घुटने पे आ गई क्योंकि सरकार कोई हिंसा नहीं चाह रही थी, तो अब इन लोगों को लगता है कि अब कोई ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू कर देंगे। बेस्ट ऑफ लक कीजिए, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जहां जाओगे जनता आपको दौड़ा लेगी। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। यूपी के झांसी में माफिया अतीक अहमद के बेटे की सड़क हादसे में मौत हो गई है। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान अहमद की तेज रफ्तार कार झांसी कानपुर हाईवे पर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। अबान प्रयागराज से झांसी जेल में अपने बड़े भाई से मिलने जा रहा था। इसी दौरान बीच रास्ते में यह हादसा हुआ है। हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौत हुई है और 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अतीक के परिवार में 5 बेटे थे। अतीक अहमद की मौत के बाद उसके एक बेटे को एनकाउंटर में मारा जा चुका है। वहीं 2 बेटे सलाखों के पीछे हैं, तो पत्नी साइस्ता परवीन समेत कई रिश्तेदार फरार चल रहे हैं। सर, गाड़ी पलट गई है। देखिए, ये तो डिवाइन जस्टिस है। वैसे अभी तक समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा नहीं गया कि भाई योगी आदित्यनाथ ने गाड़ी पलटवा दी, अन्यथा ऐसा ही होता। लेकिन आजकल नए नए सनातनी बन रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने एक ब्राह्मणों के एक
गोष्ठी इन लोगों ने की थी अपने ही दफ्तर में। उन्होंने कहा था कि भाई ये जो धुरंधर फिल्म जो बनी थी उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे जब हम लोग लौट के आएंगे सरकार में जब होंगे। अब ये धुरंधर का काम है कि किसका काम है, या फिर ये डिवाइन जस्टिस है, ये तो पता नहीं, लेकिन हर बुरे कर्म का यही अंजाम होता है। बहुत सारे लोगों को खून के आंसू रुलवाया था इस अतीक अहमद ने। कैसे एक एक करके पूरा का पूरा परिवार ऐसा लग रहा है कि शापित हो गया हो, कुछ न कुछ होता चला जा रहा है। और ये जो डिवाइन जस्टिस है ये मिलता है, देर से मिले लेकिन ज़रूर मिलता है। और मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अतीक अहमद ने बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय किया, उसी का हिसाब किताब बराबर हो रहा है। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने आज तहलका मैगजीन के पूर्व एडिटर इन चीफ तरुण तेजपाल को रेप केस में दोषी करार दिया है। उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने कहा है कि वो 2 हफ्ते में सरेंडर करे। इससे पहले मई 2021 में गोवा की ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तेजपाल को बरी कर दिया था। इसके बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था। मामला नवंबर 2013 का है। तहलका की महिला पत्रकार ने आरोप लगाया था कि गोवा में आयोजित थिंक फेस्ट के दौरान 7 और 8 नवंबर की रात होटल की लिफ्ट में तरुण तेजपाल ने 2 बार उनका यौन उत्पीड़न किया। हाईकोर्ट के फैसले पर तेजपाल ने कहा है कि हम फैसले से बहुत निराश है, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सर, सरेंडर करने की बात कही गई है, लेकिन कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्या कोई राहत मिलेगी? देखिए, कोई राहत मिलना भी नहीं चाहिए इस तरह के दुष्ट लोगों को। ये तरुण तेजपाल वही है जो फर्जीवाड़ा किया था, स्टिंग ऑपरेशन तहलका का, एक इंड्यूसमेंट, कोई डील नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये हिट जॉब किया करता था। ये कांग्रेस पार्टी का एक चमचा किस्म का पत्रकार था और ये भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व और उस तरह के वो खास लेफ्ट लिबरल कबाल, ये जो खान मार्केट गैंग जो हुआ करता था, उसका ये सरगना था। फंस गया। क्या किया इसने? एक बच्ची के साथ इसने यौन शोषण करने का काम किया, वो भी एक बड़े पत्रकार की बेटी थी। एक दिन किया, फिर दूसरे दिन किया, बाद में मामला खुल न जाए उसके लिए इसने बाकायदा माफी भी मांगी। और अब क्या कह रहा है? अब ये कह रहा है कि हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, मोदी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, इसलिए इस तरह का फैसला आया है। तो ये अगर दलील है आपकी कि चूंकि आप सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं इसलिए आपको जो है यौन शोषण करने की आजादी दे दी जाए, ये जो हुआ है वो सही हुआ है। और ये मत भूलिए कि गोवा में भी बीजेपी की सरकार थी। लोअर कोर्ट ने इसे साक्ष्य के अभाव में, कि जो सबूत मिले वो कोलरेट नहीं कर रहे थे, वो बेनिफिट ऑफ डाउट के आधार पर इनको बरी किया गया था, लेकिन हाईकोर्ट ने धर लिया। अब सुप्रीम कोर्ट ही आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में क्या करेंगे? यहाँ पे मोदी सरकार हट जाएगी क्या? फिर वहां से फैसला हो जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा, 10 साल की सजा हुई है, तो आप क्या कहेंगे कि भाई सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के इशारे, सरकार के इशारे पे सुप्रीम कोर्ट चल रही है? ये बेकार की बातें हैं। जो लोग इस घटना से वाकिफ है वो जानते हैं कि ये इसकी आदत ही ऐसी थी। ये तमाम इस तरह के लोग जो सेक्युलरिज्म और प्रोग्रेसिव जर्नलिज्म, न्यूट्रलिटी के पर्दे के पीछे इस तरह की गंदगी फैलाते हैं, इनको तो सजा मिलना ही था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।